हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेकर के आए हैं जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस पोएम को लिखा है एमिली डिकिंसन ने, जो कि अमेरिकन लिटरेचर की बहुत ही बड़ी पोएट थी। जो नाम है इस पोएम का, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसमें आप देखेंगे कि समथिंग बहुत ही अनयूजुअल सा है, क्योंकि यूजुअली किसी भी पोएम का नाम बिकॉज से शुरू नहीं होता। बिकॉज एक कनेक्टिव है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है, और यूजुअली बिकॉज का यूज हम लोग तब देते हैं जब हमें किसी चीज का एक्सक्यूज देना होता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ पाए, तो क्योंकि मैं नहीं आ पाया इस कारण से। तो यूजुअली क्योंकि या बिकॉज से किसी भी टाइटल की शुरुआत नहीं होती। लेकिन एमिली डिकिंसन ने ये बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक दिया है अपने पोएम को, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। कोई भी डेथ के लिए रुकेगा नहीं, लेकिन वही इनका शीर्षक है कि क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकी। तो जब नहीं रुक सकी तो क्या हुआ, वो है पोएट्री। ये जो पोएम है वो पब्लिश हुआ था 1890 में, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज पब्लिश पॉस्ट्यूमसली, जिसका मतलब है कि जब एमिली डिकिंसन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये पोएम पब्लिश हुआ था। उसको पॉस्ट्यूमसली पब्लिशिंग कहते हैं। वो नॉवल का भी हो सकता है, पोएम का भी हो सकता है, लेकिन जब राइटर या पोएट के डेथ के बाद अगर उनका काम पब्लिश होता है तो उसको कहते हैं कि पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली। एमिली डिकिंसन मैसेच्यूसेट्स में रहती थी, यूएस में, और हमेशा अकेला रहना पसंद करती थी, जिसके कारण उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे कि वो थोड़ी सी तो पागल है। शी वॉज कंसिडर्ड इसेंट्रिक, और वो कभी भी बाहर जाना नहीं पसंद करती थी। इवन वो नहीं चाहती थी कि वो अपना बेडरूम भी छोड़े। उनके जितने भी काम हैं सभी का जो मेन थीम था वो था डेथ और इमॉर्टलिटी। तो देखते हैं कि ये पोएम में है क्या। तो पहला लाइन, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत ही अनयूजुअल है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, और उसी लाइन का रेपिटेशन है पोएम की शुरुआत में भी। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। तो क्योंकि मैं नहीं रुक सकी डेथ के लिए, डेथ मेरे लिए रुक गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेथ का पर्सोनिफिकेशन है, डेथ को एक इंसान के रूप में माना जा रहा है। इसके लिए उसको बोला जा रहा है कि क्योंकि एमिली डिकिंसन डेथ के लिए नहीं, मृत्यु के लिए नहीं रुक सकी, इसके लिए डेथ उनके पास रुका। रुका इन द सेंस कि उनको लेने के लिए आया। कैसे लेने के लिए आया? कैरेज में। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स। वो जो कैरेज जिसमें मृत्यु उनको लेने के लिए आया, वो उस कैरेज में और कुछ नहीं था। ये दर्शाता है कि जब आप मरते हैं तो आप अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाते, किसी को भी लेकर के नहीं जाते, सिर्फ आप होते हैं और डेथ होती है, और साथ में होती है इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी मतलब अमरता। अमरता का यहाँ पे जिक्र इसीलिए है क्योंकि हमारे मिथ में हम लोग मानते हैं कि सिर्फ एक शरीर का मृत्यु होता है, और जो सोल होता है हमारा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। इसके लिए यहाँ पे अमरता की भी बात की गई है। तो पहले स्टैंजा में सिर्फ यही बताया गया है कि क्योंकि जो पोएट है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, हर एक जगह आई का यूज हुआ है। तो इसमें जो आई है वो एमिली डिकिंसन ही है। तो वो कह रही है कि क्योंकि मैं नहीं रुक सकी डेथ के लिए, मतलब मैं वेट नहीं कर रही थी डेथ के लिए कि हाँ चलो अब तो मेरे मरने का टाइम हो गया है। क्योंकि मैं नहीं रुक सकी डेथ के लिए, डेथ खुद मेरे लिए रुका, और अपने साथ एक कैरेज लाया, एक घोड़ा गाड़ी लाया, और उसमें सिर्फ वो था, मैं थी, और हमारे साथ थी अमरता। और हम लोग अपने जर्नी पे, हम लोग अपनी यात्रा पे चल दिए। वी स्लोली ड्रोव। वी मतलब पोएट एमिली डिकिंसन और डेथ दोनों धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। ही न्यू नो हेस्ट। ही का मतलब डेथ, मृत्यु को हड़बड़ी थी ही नहीं। वो बहुत आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। एंड आई हैड टू पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू। और एमिली डिकिंसन कह रही है अपने बारे में कि क्योंकि वो इतने आराम से था, इतना अच्छा था, कि उसके लिए मैंने अपने सारे काम धंधे छोड़ दिए। माई लेबर मतलब जितने भी मैंने काम, जितनी भी मेहनत की थी, सबको छोड़ दिया। लेजर टू, लेजर मतलब आराम। यहाँ पे लेजर का मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी मैंने बहुत ही अच्छे लम्हे बिताए थे अपने घर वालों के साथ, मैंने सभी को छोड़ दिया। पुट अवे मतलब छोड़ दिया। तो ऐसा कहते हैं ना कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपकी सारी पिछली मेमोरीज आती है, तो वो याद कर रही है कि जितने भी मैंने काम किए हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले लोग थे, जितने भी अच्छे पल मैंने बिताए, सभी को मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आप जब मरते हैं तो आप किसी भी चीज को अपने साथ नहीं लेकर के जाते, सिर्फ आप होते हैं और डेथ होता है। फॉर हिज सिविलिटी,
डेथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतना सभ्य था, इतना अच्छा था कि उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, अपने चाहने वाले छोड़ दिए, अपना ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया और मैं सीधा उसके साथ चल दी। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टोव एट रेसेस इन द रिंग। जब वो जा रहे थे तो सबसे पहले वो एक स्कूल को क्रॉस किए जहां पे बच्चे कोशिश कर रहे थे खेलने के लिए, जहां रेसेस, रेसेस मतलब खाने वाली छुट्टी, मतलब जब आप आराम कर रहे होते हैं, इन द रिंग। अब यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन है कि कहा जाता है कि आपकी लाइफ की जर्नी शुरू होती है जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, लाइफ की जर्नी बच्चे से शुरू होती है। तो यहाँ पे एक फुल सर्कल ड्रॉ कर रही है एमिली डिकिंसन कि वो सारी चीजों को याद कर रही है, कहाँ से उसकी जिंदगी शुरू हुई। तो उसकी जिंदगी शुरू हुई स्कूल से, जहां वो दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी। उसके सारे मेमोरीज आ रहे हैं उसके पास कि जैसे कैसे वो छुट्टियों में एक रिंग बना करके खेला करते थे। अभी यहाँ रिंग का एक और तात्पर्य हो सकता है कि जैसे लाइफ का एक सर्कल होता है, वही सर्कल है ये, कहाँ से उसने शुरुआत की और कहाँ पे वो एंड करने जा रही है। रिंग अगर आप देखें एक सर्कल का, कहीं से शुरुआत और कहीं पे अंत नहीं होता है। तो वही है एक जिंदगी की, जिंदगी शुरुआत होती है, फिर डेथ होता है, फिर से जिंदगी शुरू हो जाती है। इसकी कहीं से शुरुआत नहीं होती और ना ही एक कहीं अंत होता है। यहाँ पे इमोर्टेलिटी को वापस लाया है एमिली डिकिंसन ने, और वो शुरुआत करती है स्कूल से, क्योंकि हमारा जीवन स्कूल से शुरू हुआ जब हम बच्चे होते हैं। वी पास द फील्ड ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन। फिर उसके बाद गेजिंग ग्रेन का यहाँ मतलब है कि जब हम लोग यूथ होते हैं, जैसे आप खेतों में देखते हैं धान इतने यौवन की तरह, मतलब यूथ की तरह लहलहा रहे होते हैं, वैसे ही हम लोग जब यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो हम लोगों के पास इतनी आशाएं होती हैं, इतने सारे प्लान्स होते हैं। तो वो भी उसने पास कर दिया, उसने अपना स्कूल पास किया, स्कूल छोड़ा, फिर उसने गेजिंग ग्रेन छोड़ा। सारी मेमोरीज है, वो मर रही है और उसको सारी यादें आती जा रही हैं कि जब वो बच्ची थी तो क्या थी, जब एडल्ट हुई तो क्या थी। लास्ट लाइन है, वी पास द सेटिंग सन। सेटिंग सन मतलब सूरज ढल चुका है और अब मृत्यु आ चुकी है। तो वही वो सारी चीजें याद कर रही है और सारी चीजें बता रही है कि जब मृत्यु आई तो उसके साथ साथ उसने ये सारी चीजें क्रॉस की। उसने अपना स्कूल के बारे में सोचा, उसने अपने यूथ के बारे में सोचा, और फिर उसके बाद वो एक ढलते हुए सूरज के बारे में उसने सोचा या पास किया। उसका जो कैरेज है जिसमें वो और जो डेथ दोनों जा रहे हैं, उसके साथ वो स्कूल क्रॉस कर रही है, उसके साथ वो गेजिंग ग्रीन धान के खेत क्रॉस कर रही है, और सूरज को ढलता हुआ भी क्रॉस कर लिया उसने। और रादर ही पास्ड अस। यहाँ पे ही का दो इंटरप्रिटेशन है। अगर हम लोग माने कि यहाँ पर ही डेथ है, मृत्यु है, तो मृत्यु जहां जहां से पास होगा वो चीज मर जाएगा। जैसे कि अगर मृत्यु ने पास किया स्कूल को, यानी कि उसका बचपना मर गया, उसके बाद वो एडल्ट बन गई, फिर मृत्यु ने क्रॉस किया उसके एडल्टहुड को, यानी कि अब वो बूढ़ी हो गई, उसका एडल्टहुड मर गया। फिर वी पास सेटिंग सन, मतलब उसका बुढ़ापा भी चला गया क्योंकि उसको भी डेथ ने क्रॉस कर दिया। दूसरा इंटरप्रिटेशन है ही पास्ट अस का, कि लास्ट लाइन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सेटिंग सन का, तो हो सकता है कि सन के बारे में ही यहाँ पर हो कि सन पास्ट अस, मतलब सूरज अब ढल चुका है, सूरज जा चुका है, अब आ गई है रात, काली अंधेरी रात। अभी रात का यहाँ मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ अंधेरा है और ठंडा है, कोल्ड है। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल। ड्यूज जो होते हैं ना, वो ओस की बूंदों के बारे में बता रही है कि अब रात में ओस पड़ने लगी हैं और उससे उसको बहुत ही ठंडी लग रही है। फॉर ओनली गोसमर माई गाउन माई टिपिट ओनली टले। वो कह रही है मेरे जो कपड़े हैं, जो गाउन मैंने पहने हुए हैं, वो इतने इतने पतले कपड़े हैं कि वो ये रात की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जो स्कार्फ पहना हुआ है वो भी इतना पतले फैब्रिक का बना हुआ है कि वो भी इस रात की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हम लोग ये मतलब निकाल सकते हैं कि कोई भी मृत्यु के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो उसी तरीके से ये जो एमिली डिकिंसन है, वो भी अपने मृत्यु के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसीलिए उसको इतने कष्ट हो रहे हैं, अब वो ठंड लग रही है उसको, वो अनकंफर्टेबल हो रही है, क्योंकि वो मरने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। अगर प्रिपेयर्ड होती तो उसने गर्म कपड़े पहने हुए रखे हुए होते। इसका यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि अब वो अपने इमोशंस के बारे में सोच रही है। कभी उस वो किसी के साथ ठंडी रही होगी, कभी किसी को वार्म वेलकम नहीं किया होगा, कभी किसी से प्यार से मिली नहीं होगी, सारी मेमोरीज उसके पास आ रही है और अब वो धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होती जा रही है
कि मुझे क्या क्या करना था, मेरे कपड़े प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, काश कि मैं पहले से प्रिपेयर होती, काश कि मुझे पहले से पता होता कि मृत्यु तो आनी ही है, तो मैं सबसे अपना सामंजस्य बना करके रखूं। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. ये सब पास करने के बाद वो जो घोड़ा गाड़ी जिसको मृत्यु चला रहा है, वो पास करता है एक घर से, और वो घर इतना दूर है कि वो ऐसे लग रहा है कि वो धरती से बस थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। अभी दो कारण से ऐसा दिख सकता है, या तो वो घर बहुत दूर है, तो हो सकता है एमिली डिकिंसन अपने खुद के घर से क्रॉस कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ग्रेवस्टोन, वो जो ग्रेवस्टोन होता है, जैसे कि यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, जहाँ पे शमशान घाट होता है, जहाँ पे क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है, उसके ऊपर एक टूम लगा हुआ होता है, एक पत्थर लगा हुआ होता है। तो वो भी अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो जमीन से ऊपर छोटा सा पत्थर निकला हुआ है। तो दोनों इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि वो दूर से देख रही है, क्योंकि जो मर जाते हैं उनके लिए तो वो ग्रेवस्टोन, उसके लिए तो वो कब्रगाह ही उनका घर होता है। तो हो सकता है वो दूर से वही देख रही हो कि चलो छोटा सा कुछ तो जमीन के ऊपर निकला हुआ है। The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. cornice का मतलब ये जो रूफ टॉप पे ये जो नक्काशी की हुई रहती है उसको cornice कहते हैं। तो वो कह रही है कि जो ऊपर रूफ है, घर का जो ऊपर वाला रूफ है, वो बहुत हल्के से दिख रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा। और जो उसका cornice है, जो रूफ का ऊपर जो नक्काशी किया हुआ रहता है, वो थोड़ा थोड़ा जमीन के ऊपर से दिख रहा है। मतलब कि अब वो अपने घर को याद कर रही है, अब उसका घर भी छूट रहा है, अब उसका घर टूमस्टोन ही है, यानी कि वो धीरे धीरे अपने ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही है, जिसमें से जमीन के ऊपर बस छोटा सा टुकड़ा निकला हुआ होता है। सिंस देन, उस टाइम से, दिस सेंचुरी, अभी तक 100 साल गुजर चुके हैं, एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे, पर अभी भी लगता है कि बहुत ही कम, एक एक दिन भी ना गुजरा हो। तो अब यहाँ पर आकर के हम लोग सोचते हैं कि क्या है, वो जो पोएट है, जो स्पीकर है इस पोएम की, वो बहुत पहले मर चुकी है, इसके लिए उसको लग रहा है कि अभी तो 100 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लगता है एक छोटा सा दिन है। या फिर इसका ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि बंदा 100 साल जी ले, लेकिन फिर भी उसको यही लगता है कि अरे मैंने तो अभी जिया ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो बहुत ही छोटी रही। तो दोनों तरह के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि मैंने 100 साल जिया, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही छोटी सी थी। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड, मुझे लगा, सरमाइज मतलब मुझे लगा कि आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड वर टुवर्ड्स इटर्निटी, जिस टाइम से मुझे लगा कि ये जो घोड़े का सर है वो इटर्निटी की तरफ, अमरता की तरफ बढ़ रहा है, उस टाइम से अभी मुझे लग रहा है कि एक दिन भी नहीं बीता है, लेकिन 100 साल बीत चुके हैं। तो ये जो पूरा पोएम है, ये पूरी लाइफ को दर्शाता है कि कैसे हमारी जिंदगी शुरू होती है, कैसे एंड हो जाती है, और कैसे अंत में हमें जब मृत्यु लेने आता है तो हमें लगता है कि हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हमें ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। और जिंदगी भर हम लोग काम में बिजी रहते हैं, अपने आराम में बिजी रहते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जब हमारा फाइनल एंड आएगा तो हम लोग अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, बस हमारे पास रह जाएंगी यादें। तो उन यादों को हमें वार्म रखना है, अच्छी अच्छी यादें बनाना है, ताकि जब हम वो कैरेज में हो डेथ के साथ तो हम खुश हों। इस पोएम का अगर 4 लाइन में समरी दिखाना हो तो वो ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये बहुत ही क्लोज एनकाउंटर करता है डेथ से, अमरता से, मृत्यु से। और यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है, डेथ को और इमोर्टिलिटी को एक इंसान की तरह बताया गया है। शुरुआत में हमें डेथ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है कि अरे वो तो बहुत खुश है, वो डेथ जो है वो बहुत ही सिविल है, बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो बहुत ही ईविल है, क्योंकि उसे ठंड लगने लगती है, वो अनकंफर्टेबल होने लगती है। और शुरुआत में ही तो बताया ना, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मतलब वो कभी भी डेथ के लिए प्रिपेयर्ड थी ही नहीं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा ऑफ द पोएम, द स्पीकर यूजेस द फेमस लाइन, शुरुआत में ही उसने बोल दिया कि भैया मैं तो प्रिपेयर्ड थी नहीं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मृत्यु ही आ गया, मैंने नहीं बुलाया था मृत्यु को मेरे पास आने के लिए, वो खुद ही आ गया। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है, जब वो कैरेज में जाती है उसके साथ, और कहाँ कहाँ पर वो रुकती है और क्या क्या उसकी मेमोरीज आती है दिमाग में। इस पूरे कविता का थीम मोर्टेलिटी है, डेथ है और इमोर्टेलिटी है। जो टोन है इस पूरे पोएम का बहुत ही काम है, कहीं पे भी उत्तेजना नहीं है, बहुत ही शांत है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा सिनिस्टर होता जाता है, थोड़ा सा भूतिया होता जाता है, सारे इमोशनल एक्सपीरियंस धीरे धीरे एमिली डिकिंसन को आने लगते हैं। स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करें तो 6 स्टैंजा है, इस पूरे पोएम में 6 स्टैंजा है, और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है, और इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है।
अंत में परफेक्ट राइमिंग स्कीम का है जो कि रेगुलर मेट्रिकल पैटर्न पर है, मतलब 2 स्टैंजा में आप उसका राइमिंग स्कीम देख सकते हैं, जैसे कि मी, मोर्टेलिटी, सिविलिटी, बस यही है एक राइमिंग स्कीम, अदरवाइज यहाँ कोई राइमिंग वर्ड है ही नहीं। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो पहला लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे एलिटरेशन है। एलिटरेशन का मतलब कि जब कॉन्सोनेंट वाला साउंड एक साथ सुनाई दे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेबर, लेजर, ल दोनों साथ में आया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस, रिंग, र साउंड आया है साथ में, गेजिंग, ग्रेन, ग, सेटिंग सन, स। तो ये सारे एलिटरेशन आप पूरे पोएम में देख सकते हैं। उसके अलावा है एल्यूजन। एल्यूजन मतलब कि मतलब आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पर एक्चुअली में वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि पूरी पोएट्री में हम लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं कि अच्छा वो इसके बारे में बात कर रही होगी, अच्छा वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रही होगी, हो सकता है वो अपने डेथ के लिए नहीं प्रिपेयर्ड होगी, ये सारे हम लोग सोच रहे हैं, पर क्लियरली कुछ भी स्टेटेड इस पोएट्री में है ही नहीं। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं इस पोएट्री को। ऐसे पोएट्री में कहते हैं कि इसका वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइस है एल्यूजन। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग, जो चीज निर्जीव है, उसको हम लोग एक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत करें, जैसे कि हम लोग डेथ को एक इंसान के रूप में समझ रहे हैं, अमरता को एक इंसान के रूप में समझ रहे हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लास्ट लिटरेरी डिवाइस है इंजैनमेंट, मतलब कि जो पोएट्री की लाइन है वो ऐसे ही बीच में कट के खत्म हो जाए, कहीं पे भी प्रॉपर उसका फुल स्टॉप ना हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो सेंटेंस का। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो बिकॉज से शुरू हुआ है, तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पर भी हर एक लाइन रुक जा रही है। एट रेसेस इन द रिंग, वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग रेन, वी पास द सेटिंग सन, तो कहीं भी एब्रप्टली सेंटेंसेस रुक जा रहे हैं, इसको कहते हैं इंजैममेंट। सो यहाँ पे पोएट्री खत्म होता है। ये बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है। इसके कुछ इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगता है कि दूसरी तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ये भी लिखें कि आप नेक्स्ट टाइम कौन सी पोएट्री का एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे से सुनना चाहेंगे। थैंक यू।